सो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ खुश तो थर्सडे आगे आप लोग के सामने वीडियो लेकर के अपनी नई ओएस पे लेकर लिनक्स ओएस पे लेके बिल्कुल नए ओएस पे है। और हाँ, सबसे पहली चीज़, देयर इज एन अपडेट। मैंने अपना लिनक्स अपडेट कर दिया है और कुछ खास अंतर नहीं है, सारे सिस्टम वैसे ही चलने वाले हैं, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन इसका यूआई बहुत अच्छा लगा मुझे काफ़ी हद तक। अगर आप लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, इस नए वर्जन पे ज़रूर आएगा, इसका वॉक थ्रू करिएगा ज़रूर। बहुत ही सुंदर है ये, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, काफ़ी स्मार्ट है, स्लीक है, देखने में काफ़ी सुंदर है। वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो मेरा सबसे मेन मोटिव था कहने का वो था कि आज हम लोग फिर से टर्मिनल पर काम करेंगे और कुछ और नई कमांड जानेंगे। मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बाजू पर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से लिनक्स पे जो भी वीडियो मैं डालता रहा उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सब जानते हैं मेरा नाम आदित्य कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर शर्मा, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में इसी तरह से बात करते रहते हैं। बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी मैंने बोला कमांड्स के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज जो है कमांड्स के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा वो मेरी आखिरी वीडियो होगी कमांड्स के ऊपर। इसके बाद हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और छोटी सी पोस्ट करूँगा, क्योंकि कमांड्स हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, फिर भी काफ़ी सारी हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना। नए उबंटू के साथ नया टर्मिनल भी बड़ा खूबसूरत बना दिया, इसको ज़रा सा यहाँ पे रखते हैं। हाँ चलिए, नाइस। देन जो सबसे पहली कमांड आज जो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले लेके आने वाला हूँ वो कुछ इस तरह की है। देखिए, सबसे पहली कमांड जो आप लोग के सामने रखूँगा वो होगी टी कमांड, TEE कमांड। लेकिन टी कमांड से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कमांड जो होगी हमारी कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करेगी। टी कमांड जो है उसका काम ये है, TEE। देखिए, ये इसका काम ये है कि कहीं से भी आउटपुट निकाल के उसे दो जगह लेके जाना। मतलब एक जो कि हमारे स्क्रीन पे आउटपुट देगा, दूसरा आउटपुट जो कि किसी दूसरी फाइल के अंदर देगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको करके ये चीज़। सबसे पहले तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे आया। डेस्कटॉप पे अगर आपकी याद हो तो एक न्यू फाइल बनाई थी मैंने, एक बार मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। cat new.txt। देखिए, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब जो कमांड मैं आपको बताता हूँ उसको कहते हैं WC, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कमांड जो है उसका काम ये है कि वो आपके वर्ड्स को काउंट करेगी, जो भी आपके फाइल्स में लिखे हुए। कितने वर्ड लिखे हुए देखिए, 32 कैरेक्टर्स, 6 वर्ड्स और 0 लाइन्स। ध्यान दीजिएगा, 0 लाइन मतलब एक ही लाइन में सबको लिख दिया गया। 6 वर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड और 32 कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर्स। अगर मैं गिनूँ तो हाँ, 32 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड डॉट ज़रूर से हो जाती। 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हमारे यहीं से निकला है। 6 to 8, 8 4, जो भी हो, मैं ज़बरदस्ती टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इसको काउंट करके। मैं आपको एकदम सिंपली बता रहा हूँ कि ये इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे आपको लाइन नंबर बता दिया, कितनी लाइन शिफ्ट हुए हैं, 0 लाइन शिफ्ट, 6 वर्ड और 32 कैरेक्टर्स। किस में? new.txt में। अब मैं दिखाता हूँ आपको टी कैसे काम करता है। मान लीजिए मुझे यही वर्ड काउंट करना था new.txt का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी टी कमांड के थ्रू ये जो आउटपुट है मेरा डिस्प्ले पे लिखा हुआ, ये किसी फाइल में सेव कर दूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं लगाता हूँ ये, इसे कहते हैं पाइप। लिनक्स में एक सिस्टम होता है पाइप। इस पाइप की मदद से हम दो कमांड को आपस में जोड़ सकते हैं। तो अब पाइप लगा के बनाऊंगा टी, और मेरे पास फाइल तो है नहीं कि दूसरी फाइल में लिखूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, नई फाइल बना देता हूँ, new2.txt। एक न्यू फाइल में बना देता हूँ, आउटपुट में एक नई फाइल में डाल देता हूँ। नई होगी तो वो नई फाइल को बना लेगा, है फाइल तो उसी को यूज़ करेगा, नहीं है तो उसे बना लेगा। ऐसा करके मैं एंटर करूंगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे अभी फाइल बनी रुकी है। इस फाइल को मैं आपको सामने लेके आता हूँ डिस्प्ले पे। देखिए, आ गई।
अब जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, वैसे तो मैंने गलत तरीके से ओपन कर दिया, इसे मैं ऐसे ना ओपन करके अगर आपको यहाँ कैट करके दिखाता हूँ, कैट न्यू 2, देखिए उस फाइल के अंदर मेरा आउटपुट सेव हो गया। ये है मेरा टी कमांड और डब्ल्यू वर्ड काउंट कमांड। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक कमांड और दिखाता हूँ। ये कमांड जो है इसको कहते हैं फाइंड कमांड, सॉरी फाइंड कमांड। ये जो है मेरे जो भी फोल्डर खुला हुआ उस फोल्डर के अंदर से ढूंढ के देगा मुझे कि मेरी कौन सी फाइल है और किस नाम से बिलोंग करती है और कहाँ ढूंढना है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ इसको। चलिए आपको बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल हो वो यहीं पे ढूंढी जाए। रुकिए, डेस्कटॉप पे ढूंढी जाए, नाम होगा, नेम से ढूंढी जाए। नेम एक सफिक्स है उसका कि इस नाम से ढूंढनी है और इस नाम है न्यू। न्यू के बाद मैं स्टार लगा देता हूँ। न्यू के बाद हो सकता है कुछ भी हो, मैं भूल गया था कि मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे कैसे कोई चीज़ ढूंढ सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे कोई फाइल ढूंढनी है, मैंने लिखा फाइंड कमांड और फाइंड कमांड के अंदर जो है मैंने लिख दिया उस फाइल का नाम, जिस नाम से मुझे ढूंढना है, new.txt के नाम की फ़ाइल ढूंढनी है। अगर मैं एक काम करूँ, इस न्यू के आगे लगा दूँ सिर्फ स्टार, तो होगा ये कि न्यू नाम की कोई भी फाइल दे देगा। लेकिन बात ये है कि अभी ये बता रहा है पाथ मत प्रेडिसीड एक्सप्रेशन new.txt, क्योंकि मैं नाम से ढूंढ रहा हूँ। इसलिए अगर मैं नाम से ना ढूंढूँ, इस पर से मैं सफिक्स हटा दूँ, अब देखिए अब इसने जो भी ढूंढा डायरेक्टली ढूंढ के दे दिया मुझे। फाइंड कमांड आपकी किसी फाइल को किसी भी डेडिकेटेड जगह पे ढूंढने का काम आता है। अगर आप उसी पाथ पे हैं जहां आप ढूंढ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वहां पे नहीं है, कहीं दूसरी जगह से ढूंढना है, तो भी आप डायरेक्ट कमांड और उसका एड्रेस प्रोवाइड करा करके ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड मैं आपको दिखाऊंगा वो होगी सॉर्ट कमांड। अभी सॉर्ट कमांड क्या चीज़ है भाई? सॉर्ट कमांड आपके नाम से ही काम बता देती है। सॉर्ट कमांड आपके सॉर्टिंग करेगी फाइल के अंदर। चलिए एक काम करता है, एक फाइल बनाता हूँ कैट, और कैट फाइल का नाम मैं क्या करता हूँ, पहले एक नाम फाइल बना लेता हूँ मैं, जिसका नाम मैं देता हूँ आदि.txt, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बारे में डालूंगा डाटा। ठीक है, बन गई फाइल। अब इसी फाइल को ज़रा सा मैं एडिट करता हूँ, कैट ओके। फाइल में क्या क्या रखना है, चलिए मैं रख देता हूँ आलू, लिख देता हूँ टमाटर, वो आलू लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख देता हूँ, रैंडम वर्ड्स लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है, लिख दिया मैंने, एक अपना नाम लिख दिया, और क्या लिख सकता हूँ मैं, माउस लिख देता हूँ, यस माउस लिख देता हूँ, कीबोर्ड लिख देता हूँ, यूट्यूब लिख देता हूँ, यूट्यूब पे हूँ क्यों नहीं, यूट्यूब लिख दे, गूगल लिख देता हूँ, गूगल यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, और लिनक्स मेरा ओएस विंडोज़, मैकिंटॉश, जब ओएस के नाम आ ही रहे हैं तो मैकिंटॉश क्यों नहीं, वो भी यूज़ करता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। ओके, इसको करने के बाद Ctrl+D दबा देंगे और देखिए फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव हो गई, कैसे कंफर्म करेंगे, कैट करके मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, देखिए सारी फाइल मेरी हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये मेरी फाइल्स जो है वो सॉर्टेड नहीं है, रैंडम वर्ड्स हैं और सब आगे पीछे हैं। तो अगर मुझे इस फाइल को सॉर्ट करना है तो मैं करूँगा ये, मैं लिखूँगा यहाँ पे सॉर्ट और फाइल का नाम लिख दूँगा। देखिए इसने सॉर्ट कर दिया, फाइल्स को कैरेक्टर वाइज सॉर्ट करके इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल सॉर्ट हो रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो मैं रिवर्स ऑर्डर के लिए लिखूँगा यहाँ पे एक नोटेशन -R, ऐसा करूँगा, देखिए रिवर्स ऑर्डर में चली गई। दो के बाद 3। अगर मैं चाहता हूँ कि यही फाइल रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो करके किसी तीसरी फाइल में सेव हो जाए, तब मैं यहाँ पे एक फिर से वही करूँगा, पाइपलाइन। कहाँ गई मेरी पाइपलाइन करूँगा, या फिर पाइपलाइन ना भी करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको डबल बार लिखूँगा और इसको लिख दूँगा new.txt, इसके अंदर डाल दो इसको, हो गया। new.txt के अंदर मैंने ये डबल नोटेशन, ध्यान दीजिएगा मैं बता चुका हूँ ये चीज़, डबल नोटेशन का मतलब मैंने अपेंड की है फाइल मेरी अपेंड हुई है, बता दूँ
कई लोग बोलेंगे मुझसे कि तुमने तो फाइल के अंदर डायरेक्ट डाल दिया तो डेटा रिप्लेस हो जाना चाहिए ना, डेटा रिप्लेस नहीं होगा। कैट new.txt, ये देखिए पुराना जो डाटा था वो भी रखा है, नया जो था वो भी रखा है। तो देख ही सकते हैं सॉर्ट कमांड कैसे काम करती है। अगर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो मैं शायद नोटेशन यूज़ करता सॉर्ट के साथ -n, ये करता तो न्यूमेरिक ऑर्डर में शॉर्ट होती, और -rn करता तो रिवर्स ऑर्डर में न्यूमेरिक शॉर्ट होती। तो ये सब सारे नोटेशन है सॉर्ट कमांड के लिए, मतलब फाइल को सॉर्टिंग करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक कमांड बता चुका हूँ, फाइल कमांड। सब जानते होंगे फाइल कमांड क्या है। फाइल कमांड मैंने बताई थी कि आप किसी भी फाइल के बारे में पता कर सकते हैं कि वो फाइल है क्या। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ फिर से, फाइल new.txt, ओ सॉरी नाउ नहीं, न्यू, उसने पहले ही बोल दिया कि ऐसी कोई फाइल नहीं है। देखिए ASCII टेक्स्ट, मैं पहले बता चुका हूँ कि ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसे कोड्स हैं जो कि लगभग हर OS में यूज़ होते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। तो ये वही है और कुछ नहीं। तो एक टेक्स्ट फाइल है तो उसी कोड में लिखी गई है, सीधी बात। इसके बाद आपको जो कमांड में बताने वाला वो कट करके आप जैसे चाहे वैसे फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा सा है, आप चाहें तो उन फाइल्स को अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करूँ -b का नोटेशन कहता है कि मैं बाइट्स के अकॉर्डिंग काम करूँगा, फाइल को बाइट्स के अकॉर्डिंग काम करूँगा। -b लगा करके एक मैं नोटेशन यहाँ डाल देता हूँ, क्या कि मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, हर लाइन में 3 कैरेक्टर चाहिए। और किस में से चाहिए? new.txt में से। ऐसा करूँगा, देखिए हर लाइन के 3 कैरेक्टर प्रिंट हुए हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये जो new.txt था इसमें से तीसरा कैरेक्टर सब में से आया है, ध्यान दीजिएगा। 3rd कैरेक्टर n के नीचे u था, देखिए u है, u के नीचे c था, c है, तो 3rd कैरेक्टर आया है। अगर मैं यहीं पे इसको रेंज दे देता कि मेरा जो कैरेक्टर हो वो 1 से लेकर के 3 तक चले, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर के 4th कैरेक्टर तक चाहता हूँ कि आ जाए, पहले से लेके 4थे कैरेक्टर तक प्रिंट कर दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे हम लोग अभी बाइट्स के बारे में बात करें। कैरेक्टर्स के बारे में जब बात करते हैं तो मल्टीपल रेंजेस दे सकते हैं। जब मैंने रेंज यहाँ पे दे दी है तो ये उसी रेंज में काम करेगा। अब मैं चाहे जितनी भी रेंजेस दे दूँ, इसको 5 दे दूँ, 5 कैरेक्टर्स आएंगे, 8 दे दूँगा तो 8 कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ इसी तरह। जब मैं इसको कैरेक्टर के तौर पे शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं -c का नोटेशन लगाऊंगा, तब मेरे कैरेक्टर्स के हिसाब से मैं जितने चाहूँ उतने नोटेशंस दे सकता हूँ। मैं अभी ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेंगे और ज़्यादा टाइम अच्छी चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट जो मैं नोटेशन बताने जा रहा था, कट कमांड के बाद जो है एक बहुत ही प्यारी कमांड है, जिस कमांड को हम लोग जानते हैं यूनिट कमांड से। यूनिट्स, ये बड़े काम की कमांड है, सॉरी UNITS, यूनिट्स बड़ी काम की कमांड है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बार बार यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन कमांड है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यूनिट्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। यूनिट्स जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है, उसके लिए कमांड चलानी पड़ती है ताकि वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए। ये है वो कमांड, sudo apt install units। अगर मैं इसको करूँगा और फिर मैं अपना पासवर्ड दूंगा, उसके बाद वो दोबारा इंस्टॉल होगा। मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं हुआ, आपके में वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या आप ये कर सकते हैं, यूनिट्स लिख कर एंटर कीजिए, उसके बाद आप जैसे चाहें जो चाहे यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मेरे पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास $500 है, लिख दीजिए $500। और आपको किस में चाहिए? रुपीज़ में चाहिए। ऑब्वियसली मुझे रुपीज़ में चाहिए, मेरे पास डॉलर्स है, मुझे रुपीज़ में चाहिए। मैंने किया, इसने देखिए बता दिया कि आपका जो डॉलर है वो इतने रुपीज़ के बराबर है। ओके, मैं ये कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ D दबाते ही मैं बाहर आ जाऊँगा। तो इसको आप देख ही चुके होंगे, डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने। काफ़ी अच्छी कमांड है और काफ़ी काम की कमांड है। नेक्स्ट हम जो है एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम मैं देता हूँ VI। VI जो है एक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हम लोग चाहें जो कर सकते हैं। VI के साथ मैंने कोई फाइल नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता, है कि नहीं? यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं I दबाऊंगा और I दबा के मैं इसमें कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एस्केप दबा करके बाहर आ जाऊँगा, ये लिखूँगा और Q लिखूँगा और एंटर करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। कंट्रोल Q और
एंटर, बाहर आ गए। फाइल सेव नहीं की थी इसलिए दिक्कत कर रहा था। हाँ, जो नोटेशन अभी मैंने यूज़ की थी वो थी ये क्यू और इसके साथ ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये ओवरराइड का कमांड होता है। मतलब कोई भी दिक्कत हो बस मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ है। तो इसका यहाँ पे काम नहीं है। इसके अलावा एक कमांड एडिटर और है विम जो कि इंस्टॉल नहीं होता, तो मैं फिर से वही ऊपर इंस्टॉल वाली कमांड दिखाऊंगा, sudo apt install vim, और इंस्टॉल कर लूँगा। ये छट्टे से इंस्टॉल कर देगा। काफ़ी बड़ी ऐप है, छोटी सी है, नेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए बस आपका, बाकी झटके में इंस्टॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो विम हो गया है, और विम होते ही मैं फिर से विम को एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए विम आ गया। एक चीज़ बताऊँ, VI और विम एक ही है, थोड़े से एडवांस फीचर के साथ M है इसमें, नहीं तो है होने को VI और विम एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ लिखा भी है VI इम्प्रूव्ड, VI और VI इम्प्रूव में अंतर है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं बाहर निकल आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका VI और विम दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक जैसे। इसके अलावा एक कमांड एडिटर होता है जो कि लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं सच्चाई बताऊँ तो लोग कमांड एडिटर ज़्यादा कमांड लाइन पे यूज़ नहीं करते, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन कमांड तो मैंने बता दिया, विम। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को कमांड जाननी है वो है BC। गाली नहीं है, BC थोड़ा सार्केज़म निकल आता है, लेकिन BC जो है एक कमांड है जिसको हम लोग बाइनरी कैलकुलेटर के तौर पे बोल सकते हैं। कैलकुलेट करेगा तो, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनपुट भी तो देना पड़ेगा। इनपुट देंगे और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है, पाइपलाइनिंग। हमें दो कमांड्स को जोड़ना होगा। एक काम करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ एको। इस एको के अंदर मैं कुछ भी वेरिएबल दे देता हूँ। मैं मान लीजिए 50 + 40 लिख देता हूँ, 50 + 40, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए। तो मैं कैलकुलेशन के लिए ये लगाऊंगा पाइपलाइन, और पाइपलाइन को लगाने के बाद मैं लिख दूंगा BC। ऐसा करने पर मेरा ऑटोमेटिक बाइनरी कैलकुलेटर आ जाएगा और इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस करेगा इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो वहाँ होनी चाहिए, 90। देख रहे हैं? तो ये इस तरह से काम करेगा। आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ करके बड़े आराम से कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आप चाहें तो इनको आप एक जगह स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें आगे चल के मैं बताऊंगा जब शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे। अभी नहीं, अभी यहाँ पे इतने पे रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगली कमांड होगी मेरी वो होगी EXPR कमांड, EXPR एक्सप्रेशन कमांड। सो बेसिकली EXPR कमांड का काम क्या है? EXPR कमांड जो है वो करती ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोट करती है। एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसे मैं लिख दूँ फिर से 50 प्लस, तो इसका आउटपुट वही आना चाहिए EXPR। ये भी यहाँ नहीं यूज़ होगा, इसका भी मेन बेसिक काम है वो चल के शेल स्क्रिप्टिंग पे ही है। तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि EXPR कमांड भी कुछ होता है, BC कमांड भी कुछ होता है, विम कमांड होता है, पाइपलाइनिंग बता चुका, बैच कमांड्स के बारे में बताया था मैंने। अगर मैं चाहूँ तो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा सकता हूँ बैच कमांड्स का। मान लीजिए आपको इन्हीं चीज़ों को उठा करके किसी तीसरी जगह रखना है ना? आप चाहते हैं कि इन्हीं चीज़ों को उठा के आप किसी तीसरी जगह रख दें, तो आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए मैं EXPR को यूज़ कर रहा हूँ फिर से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे मैं इसी के आउटपुट को उठा करके कहीं ना कहीं स्टोर कर दूँ। मैं स्टोर करना चाहूँगा। मैंने बताया था कि अगर किसी फाइल को ओवरराइट करना हो तो ये करते हैं। मैं किस में ओवरराइट करता हूँ? मान लीजिए इसमें करना है, लेकिन ऐसा करने से पहले, ओवरराइट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज भी प्रिंट हो। ECHO एको, मैंने बताया था एको का काम होता है मैसेज प्रिंट करना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, पहले हेलो एवरीवन प्रिंट हो। उसके बाद जब मैं ये लगा देता हूँ, इसे कहते हैं एंड का ऑपरेटर। आप लोग जानते होंगे लॉजिक गेट्स में एंड का ऑपरेटर तो पढ़ा ही होगा, सबने जब पढ़ा होगा। तो ये वही है एंड का ऑपरेटर। इसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैं प्रिंट करूँगा हेलो एवरीवन। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो प्रिंट हो जाए, वो भी मेरी फाइल के अंदर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो फाइल प्रिंट हो। तो फाइल प्रिंट करने के लिए मैं कैट कमांड लिख देता हूँ और एंटर करूँगा।
तीनों कमांड एग्जीक्यूट हो गई, एक साथ एग्जीक्यूट हो गई। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी कैट हुआ आदि, देखिए यहाँ पे फाइल का जो भी आउटपुट था वो यहाँ इसकी फाइल के अंदर आया। पहले हेलो एवरीवन प्रिंट हुआ, उसके बाद मेरी फाइल प्रिंट हुई, उसके बाद मेरा आउटपुट भी प्रिंट हुआ। ये है मेरा जलवा इस एक कमांड का। इसको बोलते हैं हम लोग बैच कमांड के लिए, इसे एंड का नोटेशन बोलते हैं। और ये बैच कमांड्स पे काम आता है, कई सारी कमांड्स के साथ जोड़ के इस्तेमाल करने का काम आता है। इसका भी काम ऑब्वियसली बैच स्क्रिप्ट में, शेल स्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे चल के इसको भी सीखेंगे। अभी मेरा काम था बताने का, मैं बता दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, वैसे तो ये छोटा बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, फैक्टर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर तोड़ के दिखा सकता है। 2255 हाँ, देख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 ऑब्वियसली 2 2 जो 4, 4 5 जो 20, 25 जो 100। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता है ये, और कुछ नहीं। काफ़ी सारी कमांड्स हो गई, लेकिन कमांड्स के साथ साथ कुछ बताना था जिसको कहते हैं प्रोसेस हैंडलिंग के बारे में पढ़ना था। थोड़ा सा मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। प्रोसेस हैंडलिंग क्या है? आपका जो लिनक्स होता है वो कई सारी प्रोसेस को स्टोर करके चलता है, और इन प्रोसेसेस को जब स्टोर करता है तो उनकी एक प्रोसेस आईडी बनाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पीएस, जब मैं पीएस करूँगा तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस आईडी पूरी मेरे सिर्फ इस वक्त जितनी कमांड्स चल रही है उनके बारे में बता रहा है। पीएस के साथ मैं -f लगाऊंगा, सब कुछ बताएगा इसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो PS-F किया है, ये मेरी फोर्सफुली पूरी कमांड के बारे में पूरा मेरे कंप्यूटर पे चल रही करंट प्रोसेसेस के बारे में बता रहा है। ये वो प्रोसेस है जो चल रही मेरी टर्मिनल के थ्रू। अब इसके अलावा मेरे कंप्यूटर पे और भी ऐप्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं साइड लाइन पे। आपको वैसे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं बताऊँ को 2-3 चीज़ें और चल रही है। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, फायरफॉक्स खुला हुआ है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें था जो टैली कर रहा था। एक इमेज व्यूअर खुला हुआ है क्योंकि मुझे अपनी स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है कि मुझे क्या क्या बताना है। तो काफ़ी कुछ खुला हुआ है, लेकिन वो इन चीज़ों को यहाँ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनल के थ्रू नहीं खुली है। अगर वो टर्मिनल के थ्रू खुली होती तो शायद टर्मिनल में उसका आईडी होता। खैर देखिए अब यहाँ पे क्या क्या बता रहा है। यूआईडी, यूनिक आईडी, वो आईडी वो यूज़र जो इसे यूज़ कर रहा है उसकी आईडी है। ये मैं हूँ मिस्टर प्रोग्राम शर्मा जी, ये देख सकते हैं नाम वही है। तो ये यूज़र आईडी मेरी यही बता रहा है। पीआईडी, प्रोसेस आईडी। इस प्रोसेस आईडी को याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस आईडी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपीआईडी, प्रेजेंट प्रोसेस आईडी, मतलब इस वक्त जो यूज़र है उस यूज़र के लिए जो प्रोसेस आईडी असाइन की गई है वो ये है। सी फॉर कनेक्शन बताएगा कि आखिर ये चल कैसे रही है, मतलब कि कहीं ये प्रोसेस और किसी प्रोसेस से जुड़ी तो नहीं हुई है, ये वो बताएगा। हाँ, पीपीआईडी, सॉरी जहाँ तक मैं आपको बताया था, पीपीआईडी जो है ये भी एक काम और भी करती है। इसका रेफरेंस उस प्रोसेस से होता है जिस प्रोसेस से मेरी नई प्रोसेस स्टार्ट हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे बैश जो है टर्मिनल जो चल रहा है उसकी प्रोसेस आईडी है ये, और जो मैंने कमांड चलाई थी अभी PS-F, उसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी देखे क्या है, सेम है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं प्रेजेंट प्रोसेस आईडी जो होती है इसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी कह सकते हैं, जिसे ये जो है पिछली प्रोसेस आईडी से इनहेरिट हो जाती है। इसके बाद कब स्टार्ट किया गया था उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ बतानी हो तो वो बताया हुआ है, टाइम इवेंट, और बस यही है प्रोसेस आईडी। आप चाहे तो यहाँ से आप प्रोसेस को किल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किल करना चाहता हूँ प्रोसेस आईडी 9642 को किल करना चाहता हूँ, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ओके। और अगर मैं टर्मिनल को ही किल कर दूँ तो मेरे ख्याल से टर्मिनल बंद हो जाना चाहिए, है ना? नहीं किल हुआ। क्यों नहीं किल हुआ? क्योंकि इस वक्त हम लोग टर्मिनल में ही चल रहे हैं, और जिस थाली में खाते हैं उसमें तो छेद किया जाता नहीं है। कंप्यूटर भी इतना समझदार है। सॉरी, थोड़ा सार्केज़म ज़्यादा निकल आता है। मैं कह रहा हूँ कि उसने इसलिए नहीं उसको बंद किया क्योंकि वो खुद भी टर्मिनल में ही चल रहा है। तो वो टर्मिनल को कैसे क्लोज़ करेगा? उसका मतलब उसको खुद को भी क्लोज़ करना पड़ेगा और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए उसने क्लोज़ नहीं किया, कोई वजह नहीं है। खैर, किल कमांड का काम ये होता है कि आप किसी प्रोसेस की प्रोसेस आईडी, ये पीआईडी लीजिए, यहाँ पे किल के साथ लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, वो किल कर देगा उसको ऑटोमेटिक, ओके। काफ़ी कुछ बताया। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। कोई भी चीज़ जो आपके कंप्यूटर पे चल रही है वो एक प्रोसेस है। कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर आपका खुला है वो एक प्रोसेस है। कोई भी ऐप चल रही है वो एक प्रोसेस है।
और हर प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी मेरा कंप्यूटर बना के रखता है ताकि उस पर प्रायोरिटाइज कर सके कि किस प्रोसेस को चलाना है और किसे रोकना है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर और डिटेल में ले जाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। काफ़ी सारी कमांड्स की गो थ्रू किया, काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट कर दिया और काफ़ी सारे बीच में कट भी करने पड़े। बहरहाल होप करता हूँ कि वीडियो लंबी तो है लेकिन काफ़ी कुछ मैंने इसमें बता दिया। और कमांड्स ख़त्म होती है आज के इसी के साथ। कमांड्स मैंने पूरी कर दी लगभग। कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आगे चल के जब आपको बैश स्क्रिप्टिंग बताऊँ तो उसमें बता दूंगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे जा करके, कुछ बची नहीं है खास। इसी के साथ वीडियो आज की रैप अप करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा ये और भी कंटेंट जो भी मैंने रखा है अपने चैनल पे वो आपको दिखता रहे। यार बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे पास। अभी ये सब देख करके मुझे बोरिंग टीचर मत समझिएगा। कुछ दिन में फेस कैम के साथ बाकायदे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो और जावा GUI ऐप्स। बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है। वेब डिज़ाइनिंग, वेब ऐप डिज़ाइनिंग, जावा से वेब ऐप बनाना, बहुत कुछ है। काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सिखाना है, काफ़ी कुछ बताना है। आपको बताता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मुझे खुद भी आ रहा है वो चीज़। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आप लोगों को भी वो चीज़ें मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं वीडियो रैप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।